चलिए स्टार्ट करते हैं आज की चीजों को। कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालना, हमने कल एक लेंथ तो निकाल ली थी, ठीक है। अब आगे करते हैं प्रोसीड चीजों को। आइए हेडिंग डाल दीजिए, मैंने सारी पीडीएफ डाल दी है ना, पीडीएफ में डाल रहा था, सारी की सारी मैंने पीडीएफ अपडेट कर दी हैं। बहुत सारे क्वेश्चन सर्किल के भी मैंने कम से कम आपको 120 क्वेश्चन दे दिए है ना। ठीक है, कल गलत था सर, क्या हो गया, कौन सा गलत था कल, एक बार मुझे बताएंगे क्या? क्या कह रहे हैं, लास्ट वाला लेंथ वाला 2R1R2? नहीं तो यार गलत क्यों होगा, गलत होगा क्यों है बताओ, सही तो था। सही था, कोई दिक्कत नहीं है। जेड बन रहा था x/2 ट्राइंगल के, हाँ क्या था बताओ तो मेरे को, वही था जो सर्किल लास्ट वाले में, एक बार और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दो सर्किल आपस में टच हो रहे हैं, ठीक है, दो सर्किल आपस में टच हो रहे हैं। हमने क्या कहा आपसे कि भाई ये इसका एक सेंटर है, ये इसका C2 है, ठीक है, ये C1 है और ये C2 है। उसके साथ साथ हमने ये कह दिया आपसे कि यहाँ पर एक सेंटर आपका R1 है और एक सेंटर मतलब एक रेडियस आपकी R2 है। चीजें क्लियर है? हाँ ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या हम ये कह सकते हैं डियर स्टूडेंट कि अगर मैं यहाँ से एक स्पर्श रेखा डालता हूँ, यहां से मैं एक स्पर्श रेखा डालता हूं, तो अगर दो सर्किल आपस में टच हो रहे हो, तो यहां पर पहले तो ये बताइए, अगर दो सर्किल आपस में टच हो रहे हैं तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? अरे अशोक क्या हो गया भाई, हाँ आती मतलब क्या हो गया, ठीक है। यहां पर हम बात करना चाहते हैं कि यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी अगर दो सर्किल आपस में अगर टच हो रहे हैं, तो यह एक कॉमन टेंजेंट ये वाली निकल कर आती है और इसकी लेंथ हमें निकालनी है, क्योंकि यही कॉमन टेंजेंट आपके सामने दिख रही है आपको। तो हमारे पास मेंसुरेशन थ्योरी होगी क्या, कहां पर होगी भाई? C1 C2 बराबर क्या होगा भाई, R1 प्लस R2 होगा, ठीक है, यही सब कंडीशन होती है ना फाउंडेशन में। तुम्हें क्या लगता है अशोक, होगी या नहीं होगी, तुम्हें क्या लगता है ये बताओ, पहले तुम्हारा मन क्या कहता है ना, उसके बाद फिर बात करेंगे आगे इस बारे में। और फिर अभी हाँ, नहीं होगी तुम्हें ये लगता है, ठीक है, तो बस अब तुम्हारे मन की बात करें तो कोई बात ही नहीं है। चलो, तो क्या हम ये कह सकते हैं, तो हम ये कहेंगे सर कि ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, कोई दिक्कत? जब आपके C1 C2 R1 R2 के बराबर हैं, तभी ये आपके लिए कंडीशन ही तो होगी जब एक दूसरे से आपके सर्किल टच करेंगे। चलिए, अब मैं आपसे कह सकता हूं सर ये भी तो आपका R1 है और ये भी तो आपका R2 है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो मैंने यही तो कहा था कि भाई यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर डालते हो इस तरह से, तो आपके लिए यहां पर एक परपेंडिकुलर यू बन जाएगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होता ही है। अरे भाई ये तो 90 डिग्री होता ही है, होता है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने का हाइपोटेनस ये होगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होगी वो हाइपोटेनस होगी। अगर इसको मैं m मान लेता हूं, इसको मैं n मान लेता हूं, और ये o मैं मान लेता हूं o, तो मुझे बताइए एन ओ कितना है? एन ओ भी तो मेरे पास R1 प्लस R2 है, एन ओ मेरे पास कितना है? R1 प्लस R2 है। और ये 90 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि जो रेडियस होती है टेंजेंट से 90 डिग्री बनाती है, 90 डिग्री बनाती है, ऑब्वियस सी बात है, तो पढ़ाया हुआ है प्रॉपर्टी में। तो अगर NO बराबर R1 प्लस R2 है सर, तो ये MO बराबर कितना होगा? MO। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरे को दिख गया जहां पर मैं MO निकाल सकता हूं, क्योंकि ये जो नीचे वाला हिस्सा R2 है, तो MO बराबर हो जाएगा R1 माइनस R2। कोई दिक्कत? तो अब हमें MN ही तो निकालना है। मेरे पास इस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, MNO में सब कुछ है, मेरे पास हाइपोटेनस है, मेरे पास बस ये नहीं है, और यही मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, MO का स्क्वायर बराबर, सॉरी, NO का स्क्वायर बराबर MO का स्क्वायर प्लस MN का स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहां कह सकते हैं NO स्क्वायर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, MN स्क्वायर, ठीक है। और ये हमने पहले भी जाना है अलजेब्रा में, यह किसके बराबर होता है, 4R1 R2 का अंडर रूट हम लेते हैं
तो यही तो आ रहा है एम एन के बराबर, और 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, √R1R2। बस यही तो था। कल भी यही होगा, हो सकता है कुछ हो गया हो, मुझे पता नहीं, कल लास्ट में था ना शायद, जल्दी जल्दी में हो गया होगा ना। कोई बात नहीं, अब लिख लो, यहां से लिख लो, है ना, लास्ट में यही उस वाले को काट देना और ये लिख लेना प्रूफ। ठीक है, चलिए, है ना। तो यहां पर आपके सामने आपकी जब दो आपके जो सर्किल हैं एक दूसरे को टच कर रहे हो बाहर के तौर पर, तब ये सब कुछ होता है आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब नेक्स्ट डाल लीजिए। जब C1 और C2 की लेंथ जो होगी वो R1 प्लस R2 के बराबर होगी, तो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या है, जब दो सर्कलों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर, योग से ज्यादा होगी, तो वह सर्कल एक दूसरे से क्या होंगे, वह दूर दूर होंगे। ठीक है ना, वह सर्कल क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर होंगे। तो जब मैंने कल आपको ये चीजें लिखाई थी कंडीशन, तो यहां पर मैंने कहा कि भाई देखो ये दो सर्कल बन रहे हैं और ये आपस में एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो यहां पर आपको पता है कि यह इसका अगर सेंटर हो गया, माफ कीजिए, यह इसका अगर सेंटर हो गया और यह इसका सेंटर हो गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं ये C1 है और ये C2 है। और इसी प्रकार यहां पर मैंने कहा कि यह एक R1 हो गया और यह एक R2 हो गया। किसी को कोई दिक्कत? तो मैं यहां कह सकता हूं कि दो तरह की स्पर्श रेखाएं बन रही हैं, एक तो ये बन रही है, दिख रहा है ना भाई, दो दो तरह की दो बनेंगी। कौन कौन सी? ये वाली जो स्पर्श रेखा मेरे को दिख रही है यहां पर, ये कौन सी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। जब कोई टेंजेंट ऐसी हो जो डायरेक्ट दोनों सर्किल पर आ रही हो, तो वह क्या होती है, डीसीटी होती है, डीसीटी। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसको हम कहते हैं। ठीक है माय डियर, अब हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, आज काफी सारी चर्चा करेंगे, काफी सारी चीजें जानेंगे भी और प्रूफ भी सीखने वाले हैं। तो पहले आराम से इस चीज को समझिएगा। सर R1 माइनस कैसे हुआ, सर एमओ का R1 माइनस R2 कैसे हुआ? डियर, जब आप किसी पैरेलल लाइन के एक और इसको डाल दिया यहाँ पर आपने, तो ये इसके जब पैरेलल बना देते हो ना, तो यहाँ पर R2 के बराबर ही तो होगा ये वाला हिस्सा, ये वाला, क्योंकि आपने यह हिस्सा समांतर लाइन डाल दी है ना, यहां से आपने एक लाइन डाली जो कि इस C1 C2 के समांतर है, तो ये R2 है। तो मुझे अगर ये वाला हिस्सा निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, ये वाली लेंथ पूरा R1 है ना, तभी तो भाई R2 छोटा है, तो ये R1 माइनस R2 तो हो गया, और मैंने यहां लिख भी रखा है वो। ठीक है, नेक्स्ट, अब प्लीज ध्यान दीजिए ना सब लोग। तो अगर मैंने इस तरह से बना दिया सर, तो अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पे हम बात करते हैं और इस चीज को हम देखते हैं कि भाई मैंने इसको अगर आगे बढ़ा दिया और इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं यहां तक लेकर आ गया, और इस सेंटर की लाइन को मैंने आगे बढ़ाते बढ़ाते यहां तक लेकर आ गया। तो अब प्लीज सुनिएगा। सपन तन्मय कह रहे हैं सर 4R1R1R2 कैसे, 4R1R2 होगा ना यार। ठीक है, चलिए, मैंने ये कह दिया कि ये मान लीजिए P पॉइंट है मेरा, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। तो कुछ कॉमन चीजें होती है वो समझ जाया करो, है ना, वो लिखने में वो हो जाता है कभी कभार, है ना, तो वो आप समझ जाया करो क्योंकि वो तो सबसे बड़ी चीज है। चलिए, तो यहाँ पर R1 R2 के बारे में हम बात करना चाहते हैं। अब मैं आपसे सबसे बड़ी चीजें पूछना चाहूंगा, एक एक करके बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि सर अगर मान लीजिए यह आपका एक एंगल है, ठीक है, यह आपका एक एंगल है P, यह आपका 90 डिग्री है, यह आपका 90 डिग्री है कि नहीं, यह आपका 90 डिग्री है, यह आपका एंगल आपने P मान लिया। तो मेरे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, एक ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास P और C1M, और एक ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास PC2N। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, PC1M, PC2N, ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। सबसे पहली बात मैं देख सकता हूं इन दोनों ट्राइंगल में एक एक कोण 90-90 डिग्री का है, एक एक कोण 90-90 डिग्री का है। एक आपका कॉमन एंगल हो गया, तो तीसरा कोण भी आपका बराबर होगा, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। जब ऑब्वियस सी बात है, जब एंगल एंगल से हम जानते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। अब दो ट्राइंगल आपस में अगर सिमिलर हो जाते हैं तो क्या हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अपनी, क्योंकि जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे सर, तो उनके क्या होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल होंगे। क्या होंगे, उनके संगत अनुपात बराबर होंगे। तो संगत अनुपात कौन कौन से आ रहे हैं मेरे दोस्तों, तो सर आप ये देख सकते हो कि अगर यहां से आप PC1 ले रहे हो तो वहां से क्या लोगे, PC2 बराबर, यहां से आप C1M ले रहे हो तो यहां से क्या लोगे, C2N बराबर, यहां से आप PM ले रहे हो तो यहां से आप क्या लोगे, PN। तो ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल आ गई है ये बात।
ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहीं से ही तो एक प्यारा सा रिलेशन निकल कर आ रहा है क्या, कि C1m और C2m, C1m बराबर तो R1 है और C2n बराबर क्या है, R2 है। तो क्या मैं लिख सकता हूं PC1 अपॉन PC2 का जो रेशो निकल कर आता है वह निकल कर आता है R1 अपॉन R2। तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बाह्य बिंदु P है ना, दीपक कह रहा है एग्जाम्पल, अरे दीपक ये पूरा प्रूफ चल रहा है, इसमें एग्जाम्पल कहां से घुसेगा बीच में भाई साहब, और इसमें एग्जाम्पल करेगा क्या, हाँ चुपचाप पढ़ाई करो यार, है ना, पंचायत ही नहीं, ठीक है, हाँ क्योंकि फिर ये भी समझ में नहीं आएगा तुम्हें। चलिए, तो यहां से क्लियर है, ये पी सी है ना, कॉमन सेंस लगाओ भाई, ई नहीं है ये, सी है, ई तो कहीं लिखा ही नहीं है ना, दिमाग लगाओ, है ना। चलिए, तो यहाँ पर PC1 और PC2 का जो रेशो है R1 अपॉन R2 के बराबर हो गया। सर ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मेरा मन होता है कि मैं PN निकालूं, तो PN कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस लगा के निकाल दूं, क्योंकि सर आपके सामने ये जो कर्ण है, तो ये होगा सर आपका PC2 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर। बोलो गलत कह रहा हूं तो बताओ भाई, मैं यही तो कहूंगा कि यहां पर मेरे पास जो भी ये निकल कर आ रहा है ये ऐसे निकल कर आएगा, ठीक है। अगर मैं पी एम निकालना चाहता हूं तो पी से एम तक की दूरी, तो फिर से वो कर्ण हो गया, क्योंकि सॉरी पी से एम तक की दूरी इसके सामने कर्ण हो गया, तो वह कितना बन जाएगा, PC1 का होल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो आप दूरियां भी निकाल सकते हो इनकी आपस में, अगर आपको वैल्यू दे रखी है तो। ये तो सारी चीजें हैं जो आपको पता लग रही हैं, आप निकाल पा रहे हो, समझ में आ रहा है ना राइट एंगल ट्राइंगल से। चलिए, अब मेजर जो चीज है, ये तो हमने क्या किया, बाहर बाहर की तरफ से इसकी वैल्यूज निकाली कि इसका रेडियस का रेशो किसके बराबर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, सिमिलरिटी लगाई। अब हम मेन चीज करने जा रहे हैं, टेंजेंट की लेंथ निकालना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालना। तो आइए हेडिंग डाल लीजिए, लेंथ ऑफ DCT। अगर हम ये बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो सर बहुत ही सिंपल थ्योरी आपके सामने है कि आपका ये आपका एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसका आप एक सेंटर वाला ये पार्ट जो है आपका, ये सेंटर है, हमने सेंटर के बीच की दूरी मान ली, यहाँ आपने ये R1 मान लिया और ये R2 मान लिया। एनी प्रॉब्लम, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये मैंने C1 माना है, ये मैंने C2 माना है, ये मैंने R1 माना है, ये मैंने R2 माना है, यहाँ पर आपका ये M है और ये N है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, बस फोकस सामने रखिएगा। सेम चीज है, कल तो हम ये जो पढ़ रहे थे वो तो सिंपल था, क्योंकि हमने कल दोनों सर्किलों को क्या कर दिया, टच कर दिया था। तब तो हमारे पास कंडीशन बन गई थी C1 C2 बराबर R1 प्लस R2। क्या यहां वो कंडीशन है, नहीं है, यहां पर C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, यानी कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से ज्यादा है, दिख ही रहा है, तभी तो दूर दूर है। आप देखो ना, R1 प्लस R2 को आप जोड़ के देख लोगे ना, तो भी आपको पता लग जाएगा कि यार केंद्रों के बीच की दूरी तो दूर है। सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि C1 C2 ज्यादा होगा R1 प्लस R2 से। अगर बराबर होता तो चिपक जाते, अगर कम होता तो अंदर चले जाते, राइट। तो ऐसी बात है, तो सर काम तो हो गया, फिर यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट चल गया। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि अगर आप वही एन से यहां पर एक पैरेलल लाइन डाल देते हो C1 C2 के पैरेलल, क्या कर देते हो आप, C1 C2 के एक पैरेलल लाइन डाल देते हो, यहां पर डाल दिया आपने एक पैरेलल लाइन, और इसको फिर से मैंने O मान लिया, बन गया कॉन्सेप्ट। ये 90 डिग्री होता ही है, क्योंकि हमेशा किसी भी वृत्त में जो स्पर्श रेखा होती है वह त्रिज्या के साथ परपेंडिकुलर बनाती है। ऑब्वियसली संजीव है ना, चिंता ना करो। अब आपको mn निकालना है तो निकाल दो, तरीका वही है, कितना सिंपल हो जाता है देखो। तो रटना भी है तो रटो तो ऐसे कि पता हो आपको, अगर mn निकालना है यानी कि एक तरीके से आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होगा, केंद्रों के बीच की दूरी, और mo कितना आएगा ये आपको पता है, mo माइनस mo का स्क्वायर। और यहां पर जो mo होने वाला है वो आपका वही R1 माइनस R2 ही तो होगा, मैंने आपको लास्ट उसमें डेरिवेशन में बताया था। तो सिंपल आप ये सॉल्व करेंगे, mn स्क्वायर निकल कर आ गया सर C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही पाइथागोरस लग गई यहां पर। चलिए, तो यहां पर ये फॉर्मूला बन जाता है, और इसी को ही लोग काफी फेमस करते हैं, किस तरह से कि अगर आपको DCT निकालना है तो DCT आप कैसे निकालेंगे, अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच डिस्टेंस, दूरी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, और वो ये है, सेम ही चीज है।
C1 C2 हम जानते हैं ये क्या है, सेंटर्स के बीच की दूरी है। क्लियर है, समझ में आ गया? और उसका रूट ले लेते हैं बस। चलिए यहां तक क्लियर हो गया भाई। चलिए भाई, अब आते हैं अपन टीसीटी पर। अब अपन किस पर आते हैं? टीसीटी पर आते हैं। यहां हमने डीसीटी निकालना सीख लिया। एमओ कैसे आया सर? राहुल कुमार। राहुल यार कभी तो पढ़ लिया करो भाई, रोज 5:20 पे ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो हो चुका होता है भाई? यहाँ निकालना सिखाया तो है राहुल, दिमाग क्यों नहीं लगाते हो भाई यार? कहां छोड़ के आ रहे हो इसको? चलिए, C1 C2 को दो केंद्रों के बीच की दूरी है ना? हाँ, तो आप इसको ए बी तो लिखोगे, तो ए बी का मतलब आप डिस्टेंस ही तो लिखते हो एक तरीके से, तो वो है, ये पॉइंट है एक तरीके से, है ना? अशोक कह रहा है सर रूट के लास्ट में क्या लिखा है? अशोक, रूट के लास्ट में कुछ भी लिखा हो लेकिन आया यहां से है, तो अब आप खुद सोचो कि क्या लिखा होगा। आया तो यहीं से ये, तो यही तो बात है ना, दिमाग यहां होना चाहिए आपका। आप जब चीजों को सीख रहे हो तो पता होना चाहिए ना। फिर तो मतलब ये है बस, पेन खाली हो रहा है दमादम। चलिए आइए, अब आते हैं टीसीटी की तरफ। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, अब नाम से पता लग गया, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। चलिए, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इस तरह का वही वाली बात होती है। अब यहां सर्किल में आपको पता है कि इस तरह की एक क्या बनेगी, आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनेगी। आई थिंक थोड़ा थोड़ा जो, हाँ थोड़ा दूर दूर बना लेता हूं जिससे कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आपको दिख रही होगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, दिख रही है? इसकी लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे प्लीज देखिए मेरे को। ये अगर आपका एक सेंटर है तो ये मैंने रेडियस मान ली, ये अगर आपका एक सेंटर है तो ये भी आपकी एक रेडियस हो गई। ठीक है, और अगर ये आपके सेंटर्स के बीच की दूरी की बात करते हैं तो ये सेंटर्स के बीच की दूरी हो गई, हो गई नहीं हो गई? तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये C1 है, ये C2 है, ये R2 है, ये R1 है, ये आपका M बिंदु है, ये आपका N बिंदु है। कोई टेंशन? बोले नहीं सर कोई टेंशन नहीं है, चलने दीजिए आप, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई, हम तो ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं और करेंगे भी। तो मैंने ये बोल दिया कि भाई ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको मैं मान लेता हूं P। ये मैंने नामकरण कर दिए सारे के सारे। पहले हम क्या करेंगे, वही बातें करने वाले हैं कि रेशो वेशो के बारे में कुछ ना कुछ पता करते हैं और चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइएगा साथ दीजिएगा। रश्मि कह रही है वो भी मान सकते हैं यहां पर। अच्छा, वाह, कभी कभी आश्चर्य करवा देते हो बच्चे, है ना? मतलब इस तरह से ऐसे बोल देते हो ना कि मतलब। आइए, मुद्दा वो है नहीं, आ जाइए, दूसरा मुद्दा है। अच्छा, ये तो हम यहाँ कह सकते हैं ना सर कि सर देखो ये 90 डिग्री है और तो ये वाला भी 90 डिग्री है, और ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये पी वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से सिमिलर ट्राइंगल यहाँ दिख रहे हैं मुझे? मुझे यहाँ सिमिलर ट्राइंगल दिख रहा है C1MP, और एक सिमिलर ट्राइंगल मेरे को दिख रहा है C2NP। ये दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर हैं, तो सेम केस लगाएंगे। जब दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए तो इनका रेशो C1M अपॉन C2N बराबर होगा, कॉमन रेशियोज बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग रेशियोज बराबर होंगे MP अपॉन NP, C1P अपॉन C2P। अब यहां से देखो बहुत प्यारी प्यारी चीजें निकल कर आती हैं कई दफा। ठीक है, सो देखो अभी आपके सामने रेडियस पता है ना आपको, C1M और C2N है, और C1P और C2P, तो क्या हम यहां से कह सकते हैं C1P और C2P का जो रेशो निकल कर आ रहा है वह R1 प्लस R1 अपॉन R2 आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को कि यार ये तो सर बहुत ही अमेजिंग चीज बताई है कि ये पता है आपको, ये रेशो है, क्या ये एक्चुअल वैल्यू देगा क्या R1 R2 की? पॉसिबल ही नहीं है, दे ही नहीं सकता। अगर ऐसे दे दिया तो फिर तो सर आप कहने का मतलब आप तो ये कह रहे हो कि ये दोनों बराबर है। भाई आप यही तो कहोगे कि सर C1 और C2 आपने ले रहे हो तो C1P और C2P मिलाकर R1 प्लस R2 बनेगा क्या? ऐसा कदापि नहीं है डियर, रेशोज बराबर हैं।
ये तो रेशो है ना। एक्चुअल में अगर ऐसे हो जाए तो फिर तो दिक्कत ही हो जाए, फिर तो ये बने ही नहीं अलग अलग दूर दूर। ये तो रेशो है, रेशो बराबर हो सकते हैं, संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं। भाई मान लो मैं इसको ले रहा हूं 12, इसको ले रहा हूं मैं 16, 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, C1P C2P इनके बीच की दूरी। और मैं इसको लिख तो सकता हूं ना 3 और 4। भाई R1 R2 तो 3 4 हो सकते हैं ना, इनके रेशियोज बराबर होंगे, लेंथ अलग अलग होंगी, राइट। लेंथ अलग अलग होंगी, रेशियोज बराबर होंगे। चलिए सर ये बात भी चलो समझ में आ गई हमारे, है ना। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, सिमिलर केस में यहां भी नहीं होना है कंफ्यूज। आपको यहां देखो कैसे लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा देखो PC1 बड़ा सा और PC2 ये R1 R2 के बराबर है, लेकिन रेशियोज बराबर है ना। हाँ तो ये रेशियोज बराबर है, ये बराबर, हाँ चलिए चलिए। तो यहां तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। चलो सर बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तो हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अब मैं आगे बात करता हूं आपसे। तो एक्चुअल वैल्यू की अगर मैं बात करूं, अगर मैं चाहूं कि आप मुझे ए बी की वैल्यू निकाल के दिखाओ, या मैं कह सकता हूं कि C1 C2 आपके सामने मैंने मान लिया डी मीटर है, C1 C2 मैंने मान लिया डी मीटर है, हो सकता है ना डी मीटर मान लीजिए, डी मान लीजिए आप, आपके C1 C2 क्या है, इनके बीच की दूरी को मैंने डी लिख दिया, डी लिख दिया मैंने। सो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि जो C1 C2 बन रहा होगा वह C1 प्लस C1P प्लस C2P से मिलकर बन रहा होगा। बताओ, यह जो C1 C2 बन रहा होगा जिनके बीच की दूरी d है, वह C1P और C2P से मिलकर बन रहा होगा। और एक्चुअल में ये किसके बराबर है, R1 प्लस R2x। बोलो ये x क्या है, ये x वही रेशो है जिसको संख्या बना रहा है। जैसे कि हम कभी कभार देते हैं ना 2:3 लिख दिया मैंने मान लो, तो हम इसको 2x और 3x मानते हैं ना। और मैं लिख ही सकता हूं, वरना मैं नहीं लिख सकता। आप ये मत सोचो कि मैं R1 प्लस R2 के बराबर कर दूंगा, फिर तो बात खराब हो जाएगी ना अपनी। मैंने अभी बताया ना आपको, तो मैं कह सकता हूं क्या कि गुरुजी बात तो बन गई। मैंने कहा बिल्कुल बन गई। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D/R1 प्लस R2, D/R, ये तो D हो गया ना, ये तो पूरा D है ना C1 C2। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां से x की वैल्यू निकल कर आ गई, तो क्या आप यहां से मेरे लिए C1P निकाल सकते हो क्या, क्या आप मेरे लिए यहां से C2P निकाल सकते हो क्या। हाँ क्या दिक्कत है सर, C1P जो है आपने तो बताया था क्या है, R1 रेशो R1x, तो R1x तो यानी कि R1 D/R1 प्लस R2, और C2P कितना हो जाएगा, R2 D/R1 प्लस R2। मजा आ गया, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई भाई, भाई रेशो बांटना हो गया। इतना मत सोचो आपकी यार ये क्या हो रहा है, सिंपल आप रेशो बांट रहे हो। सिंपल तरीका बताऊं, सिंपल तरीका बता दूं, वो तो चलो मैंने टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनाया आप लोगों को। सर R1 प्लस R2x समझ नहीं आ रहा है, तो मनीषा एक बार लिखो ना, 3 बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। एक बार वो चल गया तो इसका मतलब थोड़ी ना है। चलिए अब दोबारा देखो, मैं लिख सकता हूं क्या कि R1 प्लस R2 रेशो किसके बराबर होगा। अगर मैं इनको रेशो ही मानता हूं तो रेशो किसके बराबर है, ये C1 C2 के बराबर है। एक रेशो की वैल्यू किसके बराबर हो गई, C1 C2 को हमने D मान लिया, तो D/R1 प्लस R2 के बराबर हो गई नहीं होगी। अगर मैं C1P निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, R1 रेशो, तो एक रेशो की वैल्यू ये है, तो C1P कितना हो जाएगा, R1 D/R1 प्लस R2। ये कितना हो जाएगा, R2 D/R1 प्लस R2। ठीक है। तो क्या कोई x का कोई मेजर रोल है क्या यहाँ पर, नहीं, x तो एक रेशो है भाई। मान ले के लिए भाई x कोई वैल्यू है जिसका निकाल कर हमने उसका रेशो निकाल दिया, खत्म। इस ऐसे कोई घबराने वाली बात थोड़ी ना है, x लेना जरूरी थोड़ी है। मतलब x, लेकिन पता होना चाहिए कि ये रेशो है, क्योंकि एक तो क्या दिखता नहीं है ना, एक तो दिखता नहीं है, x दिखता है लेकिन, इसलिए। चलिए क्लियर हो गया भाई, यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है पेपर में आपको, है ना। मतलब ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में आपको सीपी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन देता हूं इस पर। देखो ज्योमेट्री बहुत प्यारा है, बस फील आना जरूरी है, और आप लोगों को फील आना चाहिए, यही मैं चाहता हूं बस। और आ भी रहा होगा काफी सारों को। तो जिनको नहीं आता, देखो आपको लिटरली बात बता देता हूँ, ज्योमेट्री एक ऐसा विषय है जहां पर फील आने में हो सकता है कि आपको 1-2 बार पढ़नी पड़े, तब जाके आता है। क्योंकि क्या होता है, पहली बार वर्डन लगता है बच्चे को, हाय राम इतना बड़ा चैप्टर, है ना। तो उसमें कोई मतलब संकोच ना करें, ये तो प्रैक्टिकल बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो C1 C2 मैंने बोल दिया 28 सेंटीमीटर है, और ठीक है, ये आपका क्या है, आपने P पॉइंट माना, ये आपका M है, और ये आपका N है, ठीक है।
चलिए, तो मैंने आपके सामने क्या लिखा कि एमपी आपका कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और एमपी आपका 16 है, और पीएन आपका 12 है। तो आप हमें निकाल के बताएं C1P क्या होगा और C2P क्या होगा। चलिए, तो क्या हम कह सकते हैं सर, अभी आपने ही सिखाया था हमें कि क्या हम यह कह पाएंगे कि जो सर C1M है और C2N है वो बराबर किसके होता है, बोलो, MP अपॉन NP। याद आ रहा है आपको? ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप? अरे भाई, मुझे R1 और R2 का रेशो निकालना है ना, क्योंकि अगर मुझे R1 R2 का रेशो पता होगा तभी तो मैं इसी रेशो में बांटूंगा, क्योंकि यही रेशो मेरा किसके बराबर होता है, C1P अपॉन C2P के। कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहां केवल हमें ये गिवन है 16 और 12, तो 16:12 यानी कि 4/3, और यही रेशो आपका किसका हो गया, C1P और C2P का। तो इतना कोई प्रोसीजर बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 7 रेशो बराबर आपका 28 है, तो 1 रेशो बराबर 4, तो 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा, और 12 ये हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की बात है, अगर पता होगा तो इतना प्यारा से आंसर आ गया। ठीक है, सेम ही होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए, यही बड़ी बात है बस। ओके, तो आप क्या कहेंगे कि रेडियस भी 16 और 12 होगा? नहीं, आप बस ये कह सकते हो कि रेडियस का रेशो 4:3 है ना, रेडियस का रेशो 4:3 है। ओके, रेशो सेम है लेकिन लेंथ में बराबर नहीं है। ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम है, बस इतनी क्लैरिटी आपके लिए मुझे चाहिए बस। आर नहीं निकाल सकते क्या? अच्छा, ये वाला आर निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो, निकालने में क्या है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू के लिए एक कोई भी इनमें से एक आपको गिवन होना चाहिए, कोई भी एक। ठीक है ना? जैसे मान लो मैंने इसको 3 सेंटीमीटर दे दिया, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये 4 हो जाएगा अपने आप, इसको कोई रोक नहीं रहा। तो फिर बन गया, 4:3 का रेशो भी बन गया, मामला भी सेट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने ही सिंपल आते हैं क्या, या हमें प्रूफ करवा रहे हो? करवाएगा वो वहां पर। अरे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ये हर एक चीज क्वेश्चन बना रही है। जैसे कि मैंने ये पूरा समझाया, ये भी क्वेश्चन बन गया, ये भी क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, आपको एक वे में पता होना चाहिए सब। एक बच्चा कह रहा है संदीप 28 क्यों लिया? अरे ये तो क्वेश्चन बनाने के लिए लिया है, इसमें क्या टेंशन है? अब ये भी तुम्हारी टेंशन हो गई क्या? हाँ भाई, अब ये भी तुम्हारी टेंशन हो जाएगी क्या कि भाई क्वेश्चन में ये 28 डेटा क्यों दे दिया? तो तुम ही चुन लो फिर अपने हिसाब से, फिर आंसर भी तुम्हारा ही आएगा अपने हिसाब से। तभी तो गलत होते हैं ना भाई, कि भाई पढ़ रहे हो या पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। चलिए आगे बात करते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने के ऊपर। अरे भाई साहब, राइट एंगल में बराबर हो सकता है क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां हमने ये बोला है, इस वजह से ये सब आया है। अगर इसको ना बोलते तो कुछ और आ जाता। अगर भाई मैं मान के चलो इसको अगर 8 सेंटीमीटर दे दूं, ठीक है, और इसको कितना दे दूं, इसको दे दूं 6, तो कोई टेंशन है क्या तुम्हारे? नहीं, क्या फर्क पड़ता है? इस एमपी और सीपी का रेशो किस लिए काम में लिया मैंने? केवल और केवल रेशो निकालने के पर्पज से, बस रेशो निकालना है। ठीक है, हाँ, आइए। मुझे अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। अब कृपया करके सब लोग सामने देखें और ध्यान दें, है ना, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। बढ़िया सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट निकल कर आने वाला है अब आपके लिए। ओके, तो सर जैसे कि हमें पता लग रहा है कि ये आपका पी पॉइंट हम मानते हैं, ये आपका मैंने मान लिया एम है, ये आपका मैंने मान लिया एन है, ये मैंने मान लिया ए है, ये मैंने मान लिया बी है। ठीक है, ये मैंने मान लिया R1 है, ये मैंने मान लिया R2 है। तो आप मुझे बताएं कि एम एन टीसीटी क्या होगा, टीसीटी कैसे निकालेंगे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे निकालेंगे? तो सर बात ऐसी है कि अगर आप, ये जो लाइन है ना, ये दिख रही है,
इस लाइन को पैरेलली बनाते हैं, ए बी के पैरेलल बनाते हैं, और कहां तक जाएगी, यहां तक जाएगी अगर ए बी के पैरेलल बनानी पड़ेगी तो इस तरह से ये एक पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और यहां पर हम जानते हैं कि आपने अगर कोई पॉइंट मान लिया तो कोई बात नहीं है, ओ मान लीजिए, मान लो। तो मैंने कहा कि क्या ए बी आपका एन ओ के बराबर है क्या, तो हम ये कह सकते हैं सर यस, ए बी हमने एन ओ के बराबर बनाया है कंस्ट्रक्शन से। तो क्या मैं कह सकता हूं इनके बीच की दूरी को मैं डी मान लेता हूं, या डी मान लो केंद्रों के बीच की दूरी है, ये क्या है, केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक है ना, क्योंकि हमने बाया कंस्ट्रक्शन ये बनाया है। ठीक है सर, अब आपको पता चल रहा है क्या, यह एक 90 डिग्री है, पता चल गया, होता ही है 90 डिग्री हो तो ऑब्वियस ही बात है। अब ये R1 है, तो ये अगर पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की भुजाएं आपकी क्या हो जाएंगी, बराबर, यानी कि ये R2 हो जाएगा। तो कौन सा ट्राइंगल यहां दिख रहा है आपको, अगर आपको एम एन निकालना है तो कौन सा ट्राइंगल यहां दिख रहा है, ट्राइंगल एम एन ओ में, एम एन ओ में यहां पर हाइपोटेनस क्या है, एन ओ का स्क्वायर बराबर किसके, परपेंडिकुलर क्या है, ओ बेस क्या है, एम ओ, और परपेंडिकुलर क्या है, एम एन, जो कि हमें निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए एम एन स्क्वायर बराबर एन ओ कितना हो जाएगा, एन ओ डी, और एम ओ कितना हो जाएगा आपका, एम ओ हो जाएगा R1 प्लस R2। इस बार चेक कर लीजिए, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है ना। तो यही आपकी क्या हो गई, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गई, यानी कि D1 स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। बस इतना सा दिमाग रखना है, ये TCT में क्या होता है, R1 प्लस R2 आता है, बीच में माइनस दोनों में रहेगा, DCT और TCT दोनों में ही बीच में माइनस रहने वाला है, लेकिन यहाँ R1 माइनस R2 रहता है और यहाँ R1 प्लस R2 रहता है, बस इतना फर्क है। तो आपको टीसीटी भी निकालना आ गया, इस तरह से आपने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी निकाल दिया। अब वो विराट कोहली 18 कह रहे हैं कि सर आर प्लस आर कैसे आया, R1 प्लस R2 कैसे आया, फील करिए डियर, अगर आप देख पा रहे हो तो आंखों से थोड़ा सा जूम करके देखिए, ठीक है। हर चीज का एक फर्क है, आप प्लीज ध्यान दिया करो, है ना, एक एक कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दिया करो, मेरे एक एक लफ्ज पर ध्यान दिया करो, अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो ये कमी है ना। चलिए आइए, अब एक क्या होता है, एक पॉइंट निकल कर आता है कि इक्वल रेडियस का, इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियस के सर्कल हैं, वह यदि एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं, ठीक है, इक्वल रेडियस के सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं, है ना। तो मैं इसको बताना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट कितना प्यारा है, कि एक सर्कल आपका ये है, ठीक है, और एक सर्कल आपका ये है, और हमसे सिर्फ इतना सा बोला गया है कि ये दोनों सर्कल इस तरह से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं कि जो वो दोनों सर्कल हैं वो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, यानी कि ये इस सर्कल का सेंटर है और ये इस सर्कल का सेंटर है, अंडरस्टैंड मेरे दोस्तों, रेडियस दोनों की सेम है, बिल्कुल है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं इस सर्कल के सेंटर से इसकी परिधि तक ले जाता हूं तो ये क्या होगा, सर ये रेडियस ही तो होगी, अगर रेडियस सेम है तो ये भी तो रेडियस ही होगी। अगर मैं इस सर्कल के सेंटर से उसी की परिधि पर ले जाता हूं, क्योंकि परिधि तो है ही ना ये, जहां पर हम मिला रहे हैं इनको, यस, ये भी रेडियस ही होगी। और आप मुझे बताइए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना होगा, इनके बीच की दूरी, ये भी तो आपके सामने आर होने वाला है भाई, इनके बीच की दूरी भी तो आर ही होने वाली है, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी, क्लियर है, क्योंकि वह एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अगर मैं इसमें नामकरण कर देता हूं तो मैंने इसको बोल दिया पी पॉइंट, इसको मैंने बोल दिया क्यू पॉइंट, इसको मैंने बोल दिया ए पॉइंट, इसको मैंने बोल दिया बी पॉइंट। सर यहां क्वेश्चन क्या उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पर ट्राइंगल ए पी बी क्या बनता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, क्या बनता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और यहां एक चीज निकल कर आ रही है, वो क्या है, पी क्यू, और उस पी क्यू को हम क्या कहेंगे, कॉमन कॉर्ड। ये बहुत फेमस प्रश्न है ये, कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड, कॉमन टेंजेंट नहीं, कॉमन कॉर्ड, यानी कि उभयनिष्ठ जीवा। अशोक तुम्हारा गोला नहीं बन रहा क्या, अशोक प्रॉब्लम आ रही है,
हाँ तो थोड़ा दिन रुक जाओ, पेपर दोगे ना तो उसमें आ जाएगा वो बन के अपने आप, है ना, वो अपने आप बन जाएगा, तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी है भाई, थोड़ा रुक जाओ बस, रिजल्ट आने दो, वहां अपने आप गोलियां बन के आएंगी, ठीक है, वो भी 2। चलिए, तो यहां हम कह सकते हैं कि ओबेनिस्ट कॉर्ड क्या हो जाएगी सर, ये अगर आपका पॉइंट ओ है तो पीओ कितना हो रहा है बताओ, तो सर पीओ तो हाइट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया √3a/2, तो पीओ का डबल नहीं करना क्या, हाँ भाई करना तो पड़ेगा, √3r, माफ कीजिए, ये तो आर है ना। तो आपकी जो कॉमन कॉर्ड की लेंथ आ गई वो कितनी निकल कर आ गई, √3r। चीजें क्लियर है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, कई बार पूछा गया है, तैयार रहिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, हर 2 दिन में ये क्वेश्चन आता है, मैं देता हूँ तो आएगा भाई, ये फेमस क्वेश्चन है सारे के सारे, मतलब ये जो सारी चीजें मैं लिखा रहा हूँ ये सब कुछ बढ़िया है, ठीक है ना, सारी की सारी चीजें। और है ना, कॉमन कॉर्ड हमारा हो गया, यहाँ पर हमने कॉमन टेंजेंट खत्म कर ली पूरी की पूरी सारी हमारी, ठीक है। और बस फिनिश, अपना ये सर्किल फिनिश हो गया है लगभग, और भी कुछ चीजें हैं, और तो नहीं है वैसे। √3 कैसे आया है, लिखो लिखो लिखो, लिखना तो है, लिखो। सर्किल की मैंने सारी फाइल, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए, वो क्वेश्चन आप बनाइएगा, है ना, देखते हैं कौन आंसर देता है। एक डायग्राम है, चलिए डायग्राम है, और इसके नामकरण मैं कर देता हूं, ये है, ये किस तरह से लग रहा है, मतलब किस किस को पता है कि ये किस तरह से लग रहा है, क्या लग रहा है, मतलब ये कोई कोई है, चलिए, नहीं तुम नहीं समझोगे ना, मैं जहां पहुंचना चाह रहा हूं अभी तक कोई पहुंचा नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहां दे दिया कि एंगल ए बी सी आपका क्या है, हाँ श्री पहुंच गया भाई, हैरी पॉटर, मौत के 3 तोहफे, ए सी बी, पर यहाँ एल्डर छड़ी नहीं डाली मैंने, 55 डिग्री है, ठीक है। तो मुझे बताइए एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, नहीं डंबलडोर के पास नहीं थी, उस छड़ी का असली मालिक हैरी पॉटर था, क्योंकि हैरी पॉटर ने ड्रैको मैलफॉय को निरस्त कर दिया था। सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है कि आप आंसर भी निकाल पा रहे हैं, है ना, तो बहुत अच्छा लगता है जब आप आंसर भी निकाल देते हैं। मैंने इसका वो सेंटर मान लिया, अब एबीसी हमें दे रखा है गुरुजी, ये अगर हमें 50 दे रखा है, एसीबी, एसीबी ये अगर हमें 55 दे रखा है, ये हमें 55 दे रखा है, ठीक है। अब हमें पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, पी क्यू आर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, 75 हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक आप में से किसी को कोई इशू तो नहीं है ना किसी भी तरह का, बोले नहीं सर कैसी बातें कर रहे हो आप तो मैंने ये कहा आपसे कि क्या ये जो सेंटर मैंने बनाया है इसको मैं सर्कम सेंटर मान सकता हूं, क्योंकि ये इस केंद्र से तीनों की बराबर दूरी पर स्थित है, और इसके बाहर की तरफ एक सर्कल बना रखा है, तो मैंने इसी से बराबर डिस्टेंस पर माना है, तो ये मेरा एक सर्कम सेंटर हो गया एक तरीके से, इसमें क्या दो राय है। अगर ऐसी बात है तो मेरा एओसी कितना हो जाना है, ये वाला मेरा एओसी ये 100 हो जाएगा, ठीक है। एओ बी कितना हो जाएगा, एओ बी 110, ठीक है। बीओ सी कितना हो जाएगा, 150, किसी को कोई दिक्कत, मेरे एओ बी भी निकल गए, बीओ सी भी निकल गए, ये सब निकल के आ चुके हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है क्या, मेरे को नजर आ रहा है
कि अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूं तो यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, जहां पर हम ये पहले भी बता चुके हैं कि अगर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं तो वे बराबर भी होती हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बनाती हैं। दिख रहा है ये वाला एंगल? गजब हो गया गुरुजी। यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, ये 100 है, तो मैंने कल ही आपको बताया था कि ये आपके सामने आमने सामने के जो कोण होंगे 180 होंगे। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये अपने टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी है। ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा ना, 30 हो जाना है, और ये आपका 110 है तो ये कितना हो जाना है, 70 हो जाना है। मजा आ गया? अरे वही वाली बात है, बाहर से हम स्पर्शरेखा डालते हैं तो ये तो 90-90 डिग्री हो ही रहे हैं, ये तो सारे 90-90 डिग्री हो ही रहे हैं ना, ये वाला 90 हो गया, ये वाला 90 हो गया, तो ये क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने के बचेंगे 180 होना बस। तो 80, 70 और 30 आंसर आ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 70, 80 एंड 30। चीजें क्लियर हो रही हैं? सर 100, 110 कैसे आया? आएगा, वो भी तुम्हें आएगा, तो तुम पढ़ोगे ना तो आएगा, ऐसी टेंशन मत लिया करो, तुम अच्छे बच्चे हो सब। ठीक है, चलिए 100, 110 कैसे आया सब पता। अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम से भी कर सकते हैं, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, पता नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया उससे करना। चलिए अगला क्वेश्चन दूं, करके दिखाओगे मुझे? एक क्वेश्चन दूं बढ़िया, एक डायग्राम मैं आपके सामने बनाता हूं। डायग्राम इस तरह का कुछ है, और ये अभी और थ्योरी, हाँ थ्योरी अब सर्किल का खत्म हो चुका है, क्वाड्रिलेटरल शुरू करेंगे। मैंने सारी फाइल आपको दे दी है, ठीक है, अब परेशान मत होना आप, बस सारी फाइल मैंने आपको दे दी है, अब वो करनी है आपको, मैंने विद सॉल्यूशन दी है। ठीक है, चलिए, तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर ये कट हो रहा है, मैंने इससे इसको मिला दिया, ये डायग्राम में मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, ठीक है भाई, क्या करें, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका डी हो गया। अभी जिसको पूछना है अभी बता दूंगा मैं, ना सब बता दूंगा, इस क्वेश्चन के बाद जो भी डाउट पूछना है पूछ लेना। ठीक है, कि क्या परेशानी आ रही है। ये आपका एक सी पॉइंट है। ठीक है, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं कि भाई साहब देखो, ठीक है, मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं कि यहां पर एक डायग्राम आपको दिया गया है, इस डायग्राम में आपसे बोला जा रहा है कि A/3, B/4, C/5, यहां पर DCQ आपका एंगल ए है, यहां पर DQC आपका एंगल बी है, यहां पर आपका DQC नहीं BPC। ठीक है, और यहां पर मैंने बोला DQC आपका एंगल सी है, तो मुझे बताइए ABC की वैल्यू क्या होगी, ABC की वैल्यू क्या होगी? ओके जयशंकर, आपका हुक्म सर, आंखों पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है, और काफी अच्छा भी लग रहा है कि गलत भी दे रहे हो तुम। ठीक है, आ जाओ। हमसे बोला जा रहा है सर DCQ जो है, DCQ ये आपका एंगल ए है, ठीक है, BPC ये आपका एंगल बी है, और DQC ये आपका एंगल सी है। कोई दिक्कत है क्या? आपने ABC को रख दिया, आपको परेशानी हो रही है तो बताओ मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, जिनसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, हम समझाने के लिए तो हैं। अगर हम बात करते हैं एंगल ABC की, तो मुझे ये बता दो आप लोग कि भाई ये जो एंगल है ना ABC, ये किसके बराबर होगा? एंगल ABC किसके बराबर होगा? मेरे दोस्तों अगर ये A है तो क्या ये A नहीं हो जाएगा क्या? कैसी चंदुओं वाली बातें करते हो ना कभी कभार, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वाकई में तुम कुछ पढ़ के नहीं चुके हो। तो सर ये वाला जो एंगल होगा वो A+B हो जाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं ADC, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? A+C, पता है ना, पता चल रहा है, आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर, आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर, है ना। चलिए क्लियर है, समझ में आ रही है बात अब?
ये हुई ना बात। अच्छा ये बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा जो ए बी सी डी है, माफ कीजिएगा ये सी है ना, इसी सर्कल पर स्थित है ना, ये सी है ना, इसी सर्कल पर स्थित है, कट रहा था वो, कट नहीं पाया हमसे, डायग्राम में कोई ऊक चूक हो गई होगी। तो अगर ये ए बी सी डी है, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा फिर? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास चारों बिंदु अगर आपके परिधि पर स्थित हो तो वह कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है मेरे दोस्तों, हाँ या ना? बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूं ए प्लस बी और ए प्लस सी, इनका जो सम होगा वो कितना होगा? ए प्लस बी और ए प्लस सी, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एक्चुअल में है तो ये आमने सामने के कोण ही ना, ये बी और डी जो है ये है तो आमने सामने के कोण ही भाई साहब। तो यहां से हमारे पास निकल कर आएगा 2a बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगर मैं कहता हूं कि ए बी सी का रेशो तो मुझे पता है नहीं पता है सर, बी प्लस ए होगा ना आशीष? कहां पर बी प्लस ए होगा आशीष? गलत है क्या? चलिए, तो फिर वो गलत है ना आशीष, गलत है। चलो, तो यहां तक क्लियर है। अब मैं इसका रेशो निकालना चाहूं तो मैं के बराबर मान लूं, तो मैं ए बराबर कितना आ गया? 3k, बी बराबर कितना आ गया? 4k, सी बराबर कितना आ गया? 5k। क्या मैं इसकी वैल्यू यहां रख सकता हूं? क्या गजब क्वेश्चन बन गया सर। तो ये हो गया भैया 6k प्लस 4k प्लस 5k, तो ये हो गया 9k बराबर 180, सॉरी 9 क्यों क्यों 9 और 6 15k बराबर 180, के बराबर हो गया 12। अब के बराबर 12 आ गया तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू 12 तिया 36, 12 चौके 48 और 12 पंजे 60। कैसा लगा क्वेश्चन? सच सच बताइए, और यहां से बहुत कुछ सीख के जाइए। मजा आ रहा है? मजा आएगा, कैसे नहीं आएगा मजा? कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ा है तुमने, अब सब कुछ आता है, बस वही है कि आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हो, है ना। अब हम प्रैक्टिस पर कूदेंगे क्वाड्रिलेटरल भी निपटाने के बाद में, ठीक है? चलिएगा, ओके डियर, हाँ बताओ क्या कह रहे थे? बैक के को कहां पर रखेंगे सर? वहां रखेंगे ना एबीसी निकालने में।